सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम शशि है और ये कुंडली आई है मुंबई महाराष्ट्र से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1979, सुबह 10:50 मुंबई महाराष्ट्र। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको ये पता है ये शुक्रवार नहीं शनिवार का कार्यक्रम है और ये 2 हिस्सों में जाता है। ये इस कार्यक्रम का पहला हिस्सा है, इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा आज शाम के 8 बजे प्रसारित होगा इसी चैनल पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराता हूं। इनका जन्म हुआ 2035 विक्रम संवत शक संवत 1900 और जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम अंगिरा है। अंगिरा ऋषि थे और व्यक्ति प्रतापी होता है और पुण्यात्मा होता है। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। बस चुपचाप ध्यान से सुनते जाइए। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल और साथ ही साथ चिंता करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी रहती है। शिशिर ऋतु कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि। अब ये दोनों ही चीजें इनके जो कुंडली में बनी है, जैसे शिशिर ऋतु के अधिपति शनि होते हैं और जब ऋतु के अधिपति शनि होते हैं तो काम में विलंब करते हैं। और वैसे भी कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा जन्म हुआ उत्तरायण में। उत्तरायण में चंद्रमा हो जाते हैं कमजोर, दक्षिणायन में पापग्रह मजबूत और उत्तरायण में शुभ ग्रह मजबूत। पर उत्तरायण में सूर्य मजबूत, दक्षिणायन में सूर्य कमजोर। उत्तरायण में चंद्रमा कमजोर और दक्षिणायन में चंद्रमा बलवान। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ, इस वजह से चंद्रमा कमजोर, पक्ष के बल से भी कमजोर हैं। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को मनोनुकूल परिणाम पाने के लिए मेहनत करवाते हैं और व्यक्ति फिकल माइंडेड होता है, बदलता रहता है और धैर्य से युक्त थोड़ा कमजोर होता है। लग्न पे मीन राशि का बनना और राशि जो बनी है वो वृश्चिक की बनी है, मतलब देवगुरु बृहस्पति लग्नेश बने और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल। गुरु और मंगल का संबंध आपकी कुंडली में कैसा बन रहा है ये बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि लग्नेश और राशिस अगर मित्र हों तो कुंडली सफल जल्दी होती है। अगर लग्नेश या राशिस गुरु से दृष्ट हों या लग्न गुरु से दृष्ट हो तो कुंडली यश से, कीर्ति से, मान से, सम्मान से, पद से, प्रतिष्ठा से, धैर्य से, कुलगोत्र से, नाम रोशन करने वाली, सहानुभूति और कृतज्ञ होती है, सहानुभूति प्रकट करने वाली, हृदय का अच्छा। तो लग्न पे गुरु की दृष्टि है और गुरु पहले ही पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, 10 डिग्री के वक्री हैं, इस वजह से ये ग्रह अब थोड़ा शिफ्ट भी करेगा, जिसके कारण कई बार ये व्यक्ति के घर परिवार में कलह के वातावरण को बनाने वाले होंगे, लेकिन चल अचल संपत्ति में इनका सुख मिल सकता है। दूसरी बात, लग्न पे गुरु की दृष्टि है, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शनि भी वक्री है और ये भी कम से कम पिछले भाव का, यानी कि इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम या वाणी का सुख या कई बार मेहनत ज्यादा करनी पड़े ऐसा होता है, या उसके परिणाम थोड़े कमजोर या देर से मिलते हैं। पर जिस नक्षत्र में शनि बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शुक्र इस कुंडली के लिए महान पापी ग्रह या बहुत ही अच्छे ग्रह के रूप में नहीं जाने जाते इस कुंडली के लिए। आपको आगे बताऊं, पर उससे पहले मैं इस कुंडली का ग्रह स्पष्ट कर दूं, कौन से ग्रह क्या बनते हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए प्रथमतया, ध्यान से समझिए और मुझे देखिए, मीन लग्न की कुंडली के लिए प्रथमतया शनि प्रधान मारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? दूसरे सहायक मारकेश के रूप में इस कुंडली के लिए बुध बनते हैं और चूंकि ये द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली द्विस्वाभाविक राशि होती है ये, और सप्तम भाव केंद्राधिपति दोष जो लगता है वो सप्तम भाव को लगता है। और मीन लग्न की कुंडली चूंकि द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव बाधकेश हो जाएगा। अब ये जहां बैठेंगे वहां बाधाएं उपस्थित करेंगे। तो कौन से भाव में बुध बैठे हैं? तो इनकी कुंडली में बुध बैठे हैं 10वें स्थान में। और किस राशि में? तो बुध जैसा शुभ ग्रह और शुभ ग्रह गुरु की राशि में। यहां देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के अधिपति होते हैं, 2 केंद्रों के अधिपति होते हैं, पर इनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यहां दोष केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे बुध, क्योंकि सप्तम भाव को केंद्राधिपति दोष सप्तम भाव को लगता है, बाकी के अन्य 3 भावों को नहीं। तो यहां पे बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे, गुरु केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं होंगे। ये पहली बात है। मार्केश कौन बना? मार्केश बने शनि, मतलब क्योंकि वो लग्नेश के मित्र भी नहीं होते, वो उनके साथ मैत्री करना भी नहीं चाहते,
वो चाहते भी हैं, पर फिर भी देवगुरु बृहस्पति कहते हैं तुम दूर रहो, तुम बहुत विलंब करते हो और मैं बड़ा मृदु स्वभाव का हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जातक को कुछ जल्दी दे दो, पर तुम्हारे काम में विलंब होता है और तुम थोड़े प्रैक्टिकल भी हो, इस वजह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। या फिर ये कह सकते हैं कि वो थोड़े कठोर हो जाते हैं शनिदेव, और देवगुरु बृहस्पति थोड़े विनम्र, दयालु और बड़े ज्ञानी होते हैं, तो जिसके पास ज्ञान है वो थोड़ा विनम्र होता है। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति के कैरेक्टर जो उनका कैरेक्टर दिखने को मिलता है, आप जब उसको ऐसे तुलना करेंगे तो, और शनिदेव का जो कैरेक्टर वो थोड़ा एक तरीके से प्रैक्टिकल और आध्यात्मिकता का मिश्रण नहीं होता, मतलब ये थोड़े प्रैक्टिकल, क्रूड प्रैक्टिकल हो जाते हैं शनि। और देवगुरु बृहस्पति कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो सामंजस्य करना ही चाहिए जीवन में, तो वो इस वजह से ऐसा होता है। पर यहाँ पे चूंकि वो पापी भाव के अधिपति होते हैं, एकादशवां भाव पापी भाव है और उस भाव के अधिपति के साथ वो 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं, इस कारण से उन्हें मारक कहा जाएगा। तो यहाँ प्रधानतया 2 ग्रह कमजोर हो गए, एक तो बुध पहले, मतलब जो सहायक मारकेश के रूप में उपस्थित होंगे, और दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे यहाँ मारकेश शनि बनेंगे, दूसरे नंबर पे मारकेश बनेंगे बुध, तीसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए कमजोर ग्रह के रूप में शुक्र जाने जाएंगे, जो मीन लग्न की कुंडली के लिए तीसरे और 8वें भाव के अधिपति होते हैं। अब ये बात बहुत पक्के तौर पे होगी, तो यहाँ दूसरे पापी ग्रह के रूप में जो ग्रह बनेगा वो बनेंगे शुक्र, जो इस कुंडली के लिए मेहनत करवाने वाले ग्रह बन रहे हैं। कुंडली की प्रकृति को समझिए, लग्न खाली, चतुर्थ खाली, सप्तम खाली, धन खाली, तृतीय खाली और अष्टम भी खाली। अब ये बात कि अष्टमेश अगर अष्टम में बैठे हो ना तो कुंडली को कमजोर नहीं होने देते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि उनका नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो कुंडली पे नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे चूंकि अष्टम भाव और तीसरे भाव के अधिपति होकर के शुक्र भाग्य में बैठे हैं, और वैसे भी वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाता, और कई बार जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि उसके भाग्य में अष्टमेश होने के कारण संग जो होता है वो दोषयुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा घमंडी और थोड़ा स्वार्थी हो जाए, या कई बार वो बेतुका तर्क करे, ऐसा। पर वैसे शुक्र और चंद्रमा का यहाँ बैठना, 2 ग्रहों का 9वें भाव में शुभ ग्रह का बैठना और गुरु से दृष्ट, इस कारण से व्यक्ति का रिसर्च और धार्मिक सत्ता बरकरार रखने वाला होता है। पिता का सुख, पुत्र का सुख, अनुभव, धन का सुख, चरित्र का सुख और विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, इसके साथ साथ व्यक्ति धनाढ्य बने, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में है। इसमें इस कुंडली को मैं कमजोर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि तीसरे भाव पे शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि है, तो जो भी भाव अगर अपने भाव से युक्त हो या भाव के अधिपति से दृष्ट हो, क्या कही थी बात मैंने बहुत पहले कार्यक्रम में, भाव जो होता है वो पत्नी का स्वरूप होता है, मतलब ये भाव जो है इसको आप स्त्रीलिंग समझ लीजिए, और इस भाव का जो स्वामी है वो चाहे स्त्री ग्रह हो या चाहे पुरुष ग्रह हो, वो उसका स्वामी है, मतलब उसका पुलिंग हो गया। भाव स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का, और उस भाव का अधिपति उसका स्वामी बन गया, मतलब भाव का पति, भावपति। तो भाव जो है वो स्त्री है, तो स्त्री क्या चाहती है कि मैंने जब श्रृंगार किया पूरा तो मेरा पति मुझे देखे, तो इन्होंने श्रृंगार किया और इनका पति ने इन्हों देखा। इस भाव को अगर आप देखें तो इस भाव में 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है, जो मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा होते हैं। एकमात्र ग्रह मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा बड़े अच्छे बनते हैं, मतलब उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। पर यहां चंद्रमा कमजोर होंगे क्योंकि सबसे पहले उत्तरायण में जन्म हुआ, उसके बाद नीच के बैठे और अष्टमेश के संग बैठे, और जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट हैं, वो गुरु इस कुंडली में अच्छे हैं। पर पंचम भाव के अकेले गुरु एजुकेशन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन संतान के लिए गड़बड़ी पैदा करते हैं। तो इस वजह से कई बार अगर संतति में दिक्कत नहीं होगी तो एजुकेशन में गड़बड़ी होगी, और अगर एजुकेशन में गड़बड़ी नहीं होगी तो संतति में दिक्कत होगी, कोई ना कोई एक चीज डिफर करता है, ये इतनी बात है। तो इस कुंडली के लिए कमजोर प्लेनेट में बन गए शुक्र। उसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मंगल इस कुंडली के लिए जो मीन लग्न की है, वहां पे धन भाव के अधिपति के साथ साथ 9वें भाव के अधिपति, तो भाव अगर जैसे कोई भी ग्रह अगर 2 भावों का अधिपति बनता है और अगर वो 12वें और दूसरे भाव का अधिपति है, तो अब वो इन दोनों भावों से स्वतंत्र होकर के उस भाव का परिणाम करेगा जहां वो बैठा है और जिससे देखा जा रहा है। तो यहां मंगल धन भाव के अधिपति हैं, पर बैठे कहां हैं? उच्च के। इसका अर्थ है कि मंगल यहां भाग्य भाव का फल करेंगे उच्चस्थ होकर के, मतलब भाग्य का अब वो अच्छा परिणाम करे।
और वो सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, तो अब व्यक्ति का जो इनकम है वो एक जगह से नहीं कई जगह से जनरेट हो। उसकी ऊर्जा बड़ी अद्भुत है, उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी अद्भुत है, वो पुत्र को भी सिखाने की लालसा रखता है। और निस्संदेह ये बात जो मैं समझ रहा हूँ उसके आधार पे गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, गुरु ने सूर्य को देखा, इस वजह से व्यक्ति की मोरालिटी, उसका चरित्र, उसका चिंतन, उसकी धार्मिकता, उसकी व्यवहारिकता और उसका एनालिटिकल व्यू बहुत अच्छा होता है। तो एकादशवां भाव इनकी कुंडली का वैसे भी बहुत स्वतंत्र और बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि धनेश स्वयं लाभ में जाकर के ये महाधनी योग बन जाए। क्योंकि धन के अधिपति का संबंध ऋण के अधिपति से हो रहा है, इस कारण से कई बार व्यक्ति को ऋण से लाभ है, लेकर के कुछ भी काम करने का योग बना है। अगर किसी को कुछ देना भी चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, और आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप किसी से पैसे निकाल सकते हैं। पर वैसे आपकी कुंडली में पैसे अटकने के भी योग बने हैं, इस वजह से सावधान होना चाहिए। अब बात करते हैं, तो मंगल तो इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे बन गए, पर इस कुंडली के लिए वो मारक नहीं होंगे। मंगल द्वितीय भाव के अधिपति है, पर अब जरा नेचुरली अगर आपको कुंडली बताऊं तो सोच के देखिए, तो इस कुंडली में एक तो गुरु अच्छे होंगे क्योंकि लग्न के साथ दशम भाव के अधिपति हैं, और दशम भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है क्योंकि वो सामर्थ्यवान बनाती है जातक को और साहसी बनाती है। इस हिसाब से ये राशि ठीक बनेगी कि कम से कम केंद्र में एक शुभ ग्रह की राशि बनी है जो दशम स्थान में है। पर साहस और बल के मामले में उसके पास जितनी ऊर्जा वो व्यक्ति लगाएगा, अगर वो उतनी नहीं कमा पा रहा है, आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। ज्योतिष जैसे विषय पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी कई बार टीका टिप्पणी कर देते हैं, पर कई बार आपको इनमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सनातन धर्म के खिलाफ भी कई चीज़ें बोल जाते हैं। पर इन लोगों को शायद पता नहीं है, ज्योतिष शास्त्र अगर नहीं होता तो शायद वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर कोई कथावाचक ज्योतिष शास्त्र के विषय में कुछ कह रहा है, इसका अर्थ है कि वो फिर ये भूल रहा है कि कथाएं तब से शुरू होती हैं जब ज्योतिष शास्त्र में दिन वार नक्षत्र तिथि योग करण देखे जाते हैं। अगर ज्योतिष जैसा विषय ना रहे तो कथावाचक अपनी कथा आरंभ ना कर पाए। अगर कोई वैज्ञानिक इसको अतार्किक विद्या बता रहा है तो उस वैज्ञानिक को यह बात समझनी चाहिए, कोई कितना भी बड़ा हो, उसको ये बात समझनी होगी कि कोई भी अपना उपग्रह वो तब तक प्रक्षेपित नहीं कर सकता जब ज्योतिष शास्त्र उसकी मदद ना करे, क्योंकि तब वो अपने उपग्रह के लिए ना तो सही जगह का चुनाव कर पाएगा ताकि उसे बल मिले उस सैटेलाइट को जाने के लिए। जैसे उड़ीसा, जैसे श्रीहरिकोटा आदि जो जगह हैं वो ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसे बने हैं कि उन्हें उस उपग्रह को अतिरिक्त बल देने में आसानी होती है। ठीक उसी के बाद अगर वैज्ञानिक कोई ज्योतिष शास्त्र को प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको ये बात समझनी होगी कि वो जो दिन जिस दिन वो तय कर रहा है उस दिन को वो ज्योतिष शास्त्र की मदद से ही निकालता है कि इस दिन उपग्रह का प्रक्षेपण होगा। उसके बाद अगर कोई ब्राह्मण जो बहुत श्रेष्ठ है और फिर भी वो अगर ज्योतिष शास्त्र पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो उसको ये बात समझनी होगी कि शिववास से लेकर के भूमि पूजन से लेकर के बीजारोहण तक सब ज्योतिष शास्त्र की मदद से होते हैं। उसके बाद अगर कोई इंजीनियर अगर इस बात को कहे कि ज्योतिष शास्त्र जैसी कोई बात है जो नहीं है और इसमें बातें जो चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल अतार्किक हैं, तो उसको ये समझना होगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जब भूमि पूजन होता है तो उसमें ज्योतिष शास्त्र की मदद ली जाती है। या आप ज्वारभाटा बोल सकते हैं, या आप वर्षा ऋतु को बोल सकते हैं, बीज रोपण बोल सकते हैं, नया घर नई गाड़ी कब लें ये सब बोल सकते हैं। ऐसा है। तो कहने का अर्थ है ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता हर जगह है और इसकी महत्ता आज तक कम नहीं हुई है। हाँ, इसको ढोने वाले या इसका जिन्होंने दारोमदार संभाला है वो कई बार इसको प्रश्न चिन्ह लगा करके देखते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये विद्या प्रश्न चिन्ह से युक्त है। हाँ, इसको डील करने वाले लोग निश्चित रूप से इधर धन का एक अतिरिक्त सोर्स बना के बैठे हैं जो निश्चित रूप से इसकी प्रभावित जो क्षमता है उसको कमजोर कर रहा है। मैं ये बात यहाँ तक कर रहा हूँ, तो ये बात यहाँ तक बनी। अब इस कुंडली में सूर्य को देखते हैं तो सूर्य इस कुंडली के लिए पापी भाव के रूप में एक्टिव होते हैं, और चूंकि वो क्रूर ग्रह हैं, पर क्रूर ग्रह की राशि का छठे भाव में और पाप ग्रह की राशि का छठे भाव में बनना अच्छा माना जाता है, और ये जातक को साहसी और निर्भेद बनाता है, निर्भीक बनाता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम रखता है और कभी भी उसको कोई हरा नहीं सकता।
दुश्मनी में। तो ये सूर्य के लिए यहाँ पे बात बनेगी। और अगर छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में शनि और राहु का बैठना ही इस कुंडली के साहस, बल, पराक्रम, तेज और लड़ाका होने में मदद करेगा। मतलब क्या है, वैसे एकादशवें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति का 8वें या 6वें में बैठना विपरीत राजयोग बनाएगा। और इस भाव में राहु के संग बैठ जाने से शनि और राहु की दशाएं जातक के जीवन को कई तरीके से परेशान करने के लिए काफी होंगी। एकादशवें भाव में सूर्य और मंगल का बैठना जातक को कई तरीके से लाभान्वित करेगा। और यहाँ पे चंद्रमा अगर कमजोर नहीं होते तो ये सूर्य और मंगल, गुरु और शुक्र, ये चंद्रमा, ये सब बहुत अच्छे परिणाम कर सकते थे। पर अगर कुंडली को एक तरफा कहीं कमजोरी मिल रही है तो वो चंद्रमा के नीच होने से। हालांकि अगर आप देखें तो जिस राशि में चंद्रमा बैठ के नीच हो रहे हैं वह राशि वृश्चिक की है और वो इस कुंडली के लिए लाभ है। भाग्य भाव के साथ साथ धन भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं अपने परम मित्र और परम मित्र से दृष्ट। इस कारण से यहाँ भाग्य का बल ठीक होगा, यहाँ व्यक्ति की साहस का बल ठीक होगा। और एकादशवें भाव में बैठे हैं छठवें भाव के अधिपति। इस कारण से ये सूर्य की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा व्यक्ति के जीवन में धन हानि का संकेत देने के साथ साथ बीमारी, व्याधि और अपने ही लोग कई बार शत्रु बन जाते हैं। जैसे पति शत्रु बन जाए, जैसे ससुराल के लोग शत्रु बन जाएं, जैसे कई बार उनको दे दें और पैसे अटक जाएं, या फिर कई बार पत्नी की बात सुने और वो बात बने नहीं, बात नुकसान में हो जाए। ऐसा इस कुंडली में सुंदर पत्नी का योग है क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह भाग्य भाव में बैठ करके गुरु से दृष्ट हैं। और शनि जन्म कुंडली में जो बैठे हैं यहाँ ये बैठ करके अपनी उच्च दृष्टि से अष्टम स्थान को, व्यक्ति का रिसर्च और व्यक्ति की आयु, इसके साथ साथ शनि की एकादश 12वें भाव पे अपनी राशि पे दृष्टि व्यक्ति को ऋण मुक्ति का साधन। लेकिन फिर भी शनि की दशा में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा। उस शनि की तीसरी के बाद तीसरी दृष्टि जो होगी, 10वें मतलब तीसरी दृष्टि जो होगी, पहली दृष्टि ये, दूसरी दृष्टि ये, तीसरी दृष्टि घूम करके तीसरे भाव पे मित्र की राशि है। इस भाव पे शुक्र की दृष्टि, इस भाव पे चंद्रमा की दृष्टि, इस भाव पे शनि की दृष्टि। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में भाइयों के साथ कभी कभी मतभेद या भाइयों के कारण कभी कभी व्यय ऐसा हो सकता है। और कई बार व्यक्ति को आलस्य दे दे या पराक्रम का परिणाम थोड़ा कमजोर दे दे। ये एक सामान्य सी बात होगी। अगर आपको मैं इनकी कुंडली में बताऊं तो ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं। इनकी कुंडली में बुध दशम स्थान में बैठे हैं अकेले, जो चतुर्थ भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। तो शुभ ग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना इनका बल बढ़ाएगा। 27 डिग्री पे हैं, ढलान पे हैं, तो कमजोर भी होंगे। और ऐसी अवस्था व्यक्ति की तार्किकता और बुद्धि के बल को कमजोर करने के लिए काफी होती है। और एक बात बता दूं तो चलित चक्र में जो स्थिति इनकी कुंडली में बन रही है उसके आधार पर बुध जो हैं वो एकादशवें भाव का परिणाम कर रहे हैं। मतलब 70% जो बुध का परिणाम मिलेगा वो एकादशवें भाव का मिलेगा और धनु राशि का मिलेगा। क्योंकि चलित चक्र में जो ग्रह बदला वो बुध, वो 29 डिग्री, मुझे लगा था 27 डिग्री के हैं, वो बदलेंगे। और भाव स्पष्ट में ये ग्रह एकादशवें भाव का फल कर रहा है। मतलब सूर्य, मंगल और बुध के एक साथ बैठ करके, पर उनकी दृष्टि जो होगी वो दृष्टि मानी जाएगी यही वाली। मतलब 30% जो ग्रह यहां परिणाम देंगे उसका दृष्टिपन यहां से रहेगा। गुरु बुध को तब देखेंगे और बुध का प्रभाव एकादशवें भाव का, इस वजह से व्यक्ति शेयर से पैसे कमाए, बैंकिंग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने लालच से, अपनी महत्वाकांक्षा से, अपनी ऊर्जा से, दूसरों को समझने और समझा करके, और साथ ही साथ कई जगह से धन जनरेट कर सकता है। ये इनकी कुंडली। अब आगे मैं बढ़ के बताता हूं। ये चलित चक्र की बात थी। आगे चढ़ के ये बताऊं अगर, तो ग्रह बल में सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। इस वजह से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और रविवार को नमक बंद। चंद्रमा को बल की आवश्यकता क्योंकि 0 डिग्री के, इस वजह से शिव जी के मंदिर का धोना और शिव जी को साष्टांग प्रणाम। मैंने कही थी बात किसी कार्यक्रम में कि तीर्थ कोटि सहस्त्राणी तीर्थ कोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारविंद षोडश में। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके या उनका मंदिर धो करके साष्टांग लेट करके प्रणाम करता है, महिलाओं को पांचांग प्रणाम करना चाहिए, घुटने के बल माथा टक करके महिलाओं को प्रणाम करना, माता बहनों को। और बाकी जितने भी पुरुष हैं, पुरुष वर्ग के, चाहे किसी भी धर्म के आते हो, आप किसी भी धर्म के हैं, महादेव को प्रणाम कर सकते। तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को महादेव का प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद महादेव के मंदिर को बाहर से प्रणाम करके, उनके शिखर का दर्शन करके कम से कम आपकी बुद्धि अच्छी हो जाए, इसकी कल्पना करिए। आजकल ना मैं
जब मंदिर जाता हूँ तो नूह वाली जो घटना हुई है हरियाणा मेवात वगैरह में जो घटनाएं हुई हैं, और उसके पहले जब मणिपुर वाली जो बात हुई थी, और उसके पहले जो राजस्थान की जो बात हुई थी, उसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी कभी कुछ जो छिटछुप, जैसे लखनऊ वो लुलु मॉल वाली बात, या जहाँ कहीं भी जो घटनाएं इधर होती हैं, मैं जब से इंटरनेट पे आया हूँ तब से मुझे जो जो चीज़ें सुनने में आती हैं, मैं तब से मंदिर जब भी जाता हूँ तो प्रणाम करते समय कहता हूँ, हे भगवान सारे लोग विधर्मी नपुंसक हो जाएं, और एक बात और कहता हूँ कि सारे जो विधर्मी हैं वो नपुंसक हो जाए, उनकी उत्पादक क्षमता कमज़ोर हो जाए, और जगत का कल्याण हो जाए, जगत का कल्याण हो जाए, और सबकी बुद्धि श्रेष्ठ बन जाए। हे परमात्मा, मैं आपसे यही गुहार लगाता हूँ। देखते हैं कब तक कोई नपुंसक होता है, कब तक किसी की बुद्धि बलवती होती है, और सनातन धर्म की जय जयकार हो जाए, सनातन धर्म को भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे, और सनातनी जो बढ़िया श्रेष्ठ हैं, जो धर्मशास्त्रों में विश्वास करते, जो अपने पूर्वजों की बातों पे विश्वास करते हो, उनका बल बढ़े, उनकी लक्ष्मी और यश बढ़े, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा मैं कहने लगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये बात मैंने इतनी कही। उसके बाद लग्न में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, और ये शनि बैठे हैं जन्म कुंडली के 6वें भाव में, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे होते नहीं है, और बल के आधार पे आपको चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है। मंगल और बुध में अपनी तार्किकता बढ़ाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति मंगल कमज़ोर कर सकते हैं, क्योंकि वो वृद्ध हैं, तो कई बार व्यक्ति जब मंगल कमज़ोर होता है तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी कमज़ोर होती है, या कई बार मंगल जब वृद्ध हो जाता है तो चीज़ें गड़बड़ करता है, जैसे संतुलन बनाने में, ऊर्जा का संतुलन सही से नहीं बन पाए, या उत्पादक क्षमता में, मेहनत करने की शक्ति, जनरेट करने की जो शक्ति होती है, चीज़ों को समझने में जो दिक्कत होती है, वो चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ करती हैं। उसके बाद अगर आप सूर्य से देखें तो वहाँ पे मंगल और बुध दोनों ही क्रमशः अस्त होंगे, जिसके कारण व्यक्ति का जो एक सिस्टम होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम, चीज़ों को समझना, एनालिटिकल व्यू, और समस्या को समझने की शक्ति, उस पर जो है वो कैसा भाव प्रकट करना है, ये चीज़ें जो हैं वो कभी गड़बड़ होती हैं, और इस पे ध्यान देने की बात होगी। गुरु आपकी कुंडली में अनुभव से युक्त है, पर उनका आप लाभ नहीं ले रहे हैं। अपनी गंभीरता और अपनी धैर्यहीनता, इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता है। अपनी गंभीरता और बढ़ानी है, एकादशी का व्रत करिए, चिंतन करिए, रामचरितमानस के प्रत्येक दिन 1 पेज का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो अमावस्या को दान करें और मंदिर के धोने का काम करें। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक है, और वो आपको हमेशा ही जवान रखेगा। राहु और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में कमज़ोर है, इस वजह से इनकी दशाएं आपके जीवन को मानसिक रूप से तोड़ने का काम कर रही हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त और परेशान करने का काम कर रही हैं। आपकी कुंडली में इनकम एक जैसा नहीं है, वो कई बार बढ़ता है, घटता है, कई बार आपका काम एक जैसा लगातार नहीं चलता, वो चंद्रमा के कारण है। पर चंद्रमा फिर भी ठीक है कि गुरु से दृष्ट हैं, सूर्य और मंगल फिर भी ठीक है कि गुरु से दृष्ट हैं, लग्न लग्नेश फिर भी ठीक है कि गुरु से दृष्ट है। क्लियर है, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद इस कुंडली में आयु अच्छी है, इस कुंडली का पराक्रम अच्छा है, ये कुंडली ऋण में नहीं मरेगी। इस कुंडली का जो मोक्ष बल है वो थोड़ा कमज़ोर है, इस कारण से हमें अपनी धार्मिकता और अपनी वैधानिकता पे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों की आराधना, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सत्कार, धर्म में विश्वास, लोगों को जागृत करें, लोगों को समझे, लोगों को टाइम दे, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, ये सब आवश्यक होगी। ये कुंडली मीन लग्न की है जो थोड़ी दुखी होती है। मैंने जो कविता पढ़ी थी उसमें भी बात कही थी कि मीन लग्न के नर होत सदा दुखी। तो मीन लग्न वाले थोड़े दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उसका कारण मैंने बताया कि चंद्रमा छोड़ करके बाकी के सारे ग्रह इस कुंडली में किसी न किसी कमजोर भाव के अधिपति होते हैं, जैसे गुरु स्वयं 10वें भाव के, उसके बाद सबसे पहले सूर्य से ही शुरू करते हैं, सूर्य 6वें भाव के अधिपति हो गए। चंद्रमा इस कुंडली में अच्छे हैं, इस वजह से मैंने अच्छा कहा। मंगल इस कुंडली में द्वितीयेश भी होते हैं। बुध इस कुंडली में सप्तमेश होकर के बाधकेश हो जाते हैं। गुरु 10वें भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। तो 10वें भाव के अधिपति हो जाते हैं, इस वजह से 10वें भाव में पाप ग्रह की राशि और क्रूर ग्रह का बैठना ज़्यादा बढ़िया होता है। जैसे शुक्र और गुरु अगर अकेले बैठेंगे तो कमज़ोर करेंगे करियर को, लेकिन अगर राहु बैठ जाएं, अगर वहाँ पे मंगल बैठ जाएं, शनि बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं, तो करियर वेल एस्टेब्लिश होता है। तो ये गुरु हो गए। उसके बाद शुक्र इस कुंडली के लिए प्रधान पापी ग्रह बन गए। शनि इस कुंडली के लिए मार्केश हो गए। इस कारण से मीन लग्न में ग्रहों का बल थोड़ा कमजोर होता है, और ये कमजोरी तब और बढ़ जाती है जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा थोड़े नेगेटिव सेंस में जाते हो। क्लियर है?
बाकी की चीज़ें मैं शाम के कार्यक्रम में बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।